इस वीडियो के पिछले भाग में हम महादेवी वर्मा द्वारा रचित संस्मरण भक्तिन का अध्ययन कर रहे थे। उसी पाठ के बचे हुए हिस्से का अध्ययन हम आज करेंगे। आप लोगों को जैसा कि मालूम है कि भक्तिन की विधवा बेटी की शादी उसके जेठौत ने अनेक प्रपंचों के माध्यम से अपने तीतरबाज साले से करवा दी। संबंध सुखकर नहीं हुआ। पारिवारिक द्वेष के कारण जमींदार के सालाना लगान को भी चुका पाने में भक्तिन असमर्थ हो गई। इस कारण जमींदार ने उसे दिन भर कड़ी धूप में खड़ा करके रखा। भक्तिन जैसी कर्मठ महिला के लिए यह अपमान एक कलंक के समान साबित हुआ। इस कारण वह कमाई के उद्देश्य से शहर के लिए प्रस्थान कर गई और वह लेखिका के सामने नौकरी करने के उद्देश्य से उपस्थित हुई। उसी की चर्चा लेखिका ने इस प्रकार की। घुटी हुई चांद को मोटी मैली धोती से ढाके और मानो सब प्रकार की आहट सुनने के लिए कान कपड़े से बाहर निकाले। भक्तिन जब मेरे सेवक धर्म में दीक्षित हुई तब उसके जीवन के चौथे और संभवतः अंतिम परिच्छेद का जो अर्थ हुआ इसकी इति अभी दूर है। घुटी हुई चांद को मोटी धोती से ढाके। पहले भी पता है आप लोगों को कि भक्तिन ने अपने पति के नाम पर अपने घी से भी ज्यादा चिकने केसों को समर्पित कर दिया था। इस कारण वह हमेशा अपने केस को मुड़वाए हुए रखती थी। इसलिए घुटी हुई चांद को मोटी मैली धोती से ढककर और दोनों कान को बाहर निकाले हुए जब वह लेखिका के सामने सेविका बनने के उद्देश्य से उपस्थित हुई तब उसके जीवन का चौथा परिच्छेद यानी अंतिम परिच्छेद, अंतिम पैराग्राफ की शुरुआत हुई जिसका अभी अंत दूर था। भक्तिन की वेशभूषा में गृहस्थ और बैरागी का सम्मिश्रण देखकर मैंने शंका से प्रश्न किया। भक्तिन की जो वेशभूषा थी उसमें लेखिका को गृहस्थ का तो रूप दिखाई दिया ही, साथ में सन्यासी का भी रूप दिखाई दिया। इसलिए गृहस्थ और सन्यासी के मिले जुले रूप को देखकर उसने शंका से प्रश्न किया, क्या तुम खाना बनाना जानती हो? उत्तर में उसने ऊपर से होठों को सिकोड़े और नीचे के अधर मतलब नीचे के होठ को कुछ बड़ा कर आश्वासन के मुद्रा के साथ कहा, यानी लेखिका को आश्वासन दिया। ये कौन बड़ी बात है, मतलब ये कौन सी बड़ी बात है? रोटी बनाई जाना था, रोटी बनाना मैं जानती हूँ। दाल रांध लेती हूँ, दाल मैं पका लेती हूँ। साग भाजी छौंक सकित है और साग भाजी भी मैं छौंक लेती हूँ और बाकी का रहा खाने में अब बचा ही क्या। अगले दिन तड़के ही सिर पर कई लोटे डालकर, मतलब अगले दिन अलल सुबह अत्यंत सवेरे उसने 2 लोटे पानी सर पर डालकर मेरी धुली हुई धोती पानी के छींटों से पवित्र करके और पूर्व के अंधकार के तथा मेरी दीवार से फूटते हुए सूरज और पीपल को 2 लोटे जल डालकर अर्पित किया। अगले दिन बहुत सवेरे उसने अपने सिर पर 2 लोटे जल डालकर और लेखिका की ही धुली हुई धोती को फिर से पानी से पवित्र करके पूरब के अंधकार यानी सूरज अभी पूरी तरह सूरज उदय नहीं हुआ था, सूरज पूरा उगा नहीं था, इसलिए पूर्व के अंधकार तथा जो दीवार पर सूरज की हल्की रोशनी पड़ रही थी और पीपल का एक पेड़ था उसको उसने 2 लोटे जल का अर्घ दिया। 2 मिनट तक नाक दबाकर जप करने के बाद जब वह कोयले की एक मोटी रेखा से अपने साम्राज्य की सीमा निश्चित कर चौके में प्रविष्ट हुई तब मैंने जान लिया कि सेवक का साथ बड़ी देरी की है। 2 मिनट नाक को दबाकर उसने मंत्र का जाप किया, फिर उसने चौके से बाहर कोयले से एक मोटी सी रेखा खींची, यानी
उसके अंदर उसका साम्राज्य है, उसके अंदर किसी को आने की इजाजत नहीं है। यह सब देखकर लेखिका को ऐसा लगा कि इस सेवक के साथ रहना आसान नहीं है, बहुत ही जटिल कार्य है। अपने भोजन को लेकर नितांत वितराग होने पर भी मैं परिवार में पाक कला के लिए प्रख्यात हूँ। मतलब भोजन के लेकर लेखिका को बहुत ज्यादा भोजन और भोजन के प्रकार से रुचि नहीं है, भोजन करने में इंटरेस्ट नहीं है, उसके प्रति वो उपेक्षा का भाव रखती है। फिर भी वह पूरे परिवार में पाक कला यानी भोजन बनाने में जो योग्यता होनी चाहिए उसके लिए विख्यात है। और कोई भी पाक कुशल दूसरे के काम में नुक्ताचीनी किए बिना रह ही नहीं सकता। लेकिन अगर कोई पाक कुशल है, भोजन बनाने में बहुत ही ज्यादा कुशल है, तो वह दूसरे के कार्य में जरूर नुक्स निकालेगा। लेकिन जब छूत पाक पर हमेशा प्राण देने वाले व्यक्तियों की बात बात पर भूख मरना स्मरण हो आया और भक्तिन की दृष्टि में छिपे निषेध का अनुभव किया, तो कोयले की रेखा मेरे लिए लक्ष्मण के तीर से भी खिंची हुई रेखा के समान दुर्लभ उठी। और जब उसे पता चला, मतलब उसे मालूम था कि बहुत लोग छुआछूत के कारण अपना प्राण तक देने को आमादा हो जाते हैं। यानी अगर कोई किसी के बने हुए खाने को छू लेता है तो फिर उस भोजन को वो ग्रहण नहीं करती। ऐसे व्यक्तियों के को महादेवी वर्मा जानती थी, इसलिए भक्तिन की आंखों में वो निषेध देखकर, निषेध मतलब त्याग देखकर, ये कहीं भक्तिन भी ऐसा ना हो कि वह उसके साम्राज्य के अंदर लेखिका जाए तो वह भोजन का ही त्याग कर दे। इसका स्मरण करके, इस बात को याद करके लेखिका को वह कोयले से खींची गई मोटी रेखा कैसी दिखाई दी? लक्ष्मण रेखा के समान। जब सीता जी के सामने लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींची थी तीर से, वैसे ही रेखा उसे नजर आने लगी महादेवी वर्मा को। वह रेखा लक्ष्मण रेखा के समान दुर्लभ, ऐसा दुर्लभ मतलब जिसको लांघा नहीं जा सके, ऐसी रेखा वो नजर आने लगी। यही कारण है कि वह निरुपाय अपने बिछौने पर लेटकर, निरुपाय मतलब जब उसके पास कोई उपाय नहीं रहा तो वो क्या की, अपने बिछौने पर लेटकर अपने नाक के ऊपर खुली पुस्तक रखकर चौके में पीढ़े पर आसीन अनाधिकारी को भूलने का प्रयास करने लगा। भोजन के वक्त जब मैं अपनी सीमा के भीतर निश्चित जगह ग्रहण कर ली, तब भक्तिन ने प्रसन्नता से युक्त दृष्टि तथा आत्मतुष्टि से अपलावित मुस्कुराहट के साथ मेरी थाली में 1 अंगुल मोटी तथा गहरी काली चित्तीदार 4 रोटियां रखकर उसमें गाढ़ी दाल परोस दी। भोजन के वक्त जब लेखिका अपनी सीमा के भीतर निश्चित जगह पर, जो उसकी सीमा उसने तय कर रखी थी, उस निश्चित जगह पर भोजन करने के उद्देश्य से उसने आसन ग्रहण किया, तब भक्ति ने प्रसन्नता से युक्त होकर, मतलब अति प्रसन्न दृष्टि से तथा आत्मतुष्टि मतलब आत्म संतोषी विचार के साथ अपल्लावित मुस्कुराहट मतलब आत्म संतोष से भरी मुस्कुराहट के साथ मेरी थाली में अर्थात लेखिका के थाली में 1 अंगुल मोटी तथा गहरी काली चित्तीदार 4 रोटियां रखकर उसमें गाढ़ी दाल परोस दी। लेकिन जब उसके उत्साह पर तुषारपात करते हुए, उत्साह पर तुषारपात करना मतलब हिमपात करते हुए, बर्फबारी करते हुए, मैंने थोड़े रुआसे भाव से कहा, यह क्या बनाया है? तो वह हतप्रभ हो गई। तब वो क्या हो गई? आश्चर्यचकित हो गई। रोटियां अच्छी सेकने की कोशिश में कुछ अधिक खरी हो गई। उसने क्या क्या दिया? ये बहाना क्या क्या किया कि रोटियां अच्छी सेकने की कोशिश में कुछ अधिक खरी हो गई, मतलब जल गई किंतु अच्छी है। तरकारियां थी लेकिन जब दाल बनी है तो भला उसका क्या काम? सब्जियां थी लेकिन जब दाल बन चुकी है तो सब्जियों का क्या काम? रात को दाल ना बनाकर तरकारी बना दी जाएगी। घी दूध मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि लेखिका को घी और दूध अच्छा नहीं लगता, नहीं तो सब कुछ ठीक हो जाता। यदि यह ठीक ना हो तो लाल मिर्च और अमचूर की चटनी पीस ली जाए। अगर ये अच्छा नहीं लग रहा है तो लाल मिर्च और अमचूर की चटनी में पीस दूं। अगर उससे काम ना चले तो वह गांव से लाई हुई गठरी से थोड़ा सा गुड़ निकाल कर दे देगी। और नहीं तो क्या शहर के लोग कलाबत्तू खाते हैं? नहीं तो क्या शहर के लोग कुछ अलग चीज खाते हैं? फिर कभी वह अनाड़ी या फुहड़ नहीं बनी। कहने का अर्थ है फिर वो उसने कहना शुरू किया कि वह कभी अनाड़ी या फुहड़ नहीं थी। सदा से ही वह क्या थी? एक कुशल गृहिणी थी।
उसके ससुर, पितिया ससुर और रजिया ससुर आदि ने तो उसकी पाक कुशलता से खुश होकर उसे ना जाने कितने मौखिक प्रमाण पत्र दे डाले। उसने उसे यह भी बताया कि उसके ससुर, पितिया ससुर और चचिया ससुर ने और दादा ससुर ने उसकी पाक कुशलता से प्रसन्न होकर मौखिक प्रमाण पत्र, मतलब मुंह से कितने भी प्रमाण पत्र उसे दे डाले। भक्तिन के सारगर्भित लेक्चर का असर यह हुआ, सारगर्भित मतलब से भरी हुई, अर्थ से भरी हुई। लेक्चर मतलब व्याख्यान का असर यह हुआ कि मीठे से विरक्ति होने के कारण, मतलब मीठे से वैराग्य होने के कारण, मैं बिना गुड़ के तथा घी से अरुचित होने के कारण रूखी दाल से एक मोटी रोटी सटका कर बहुत ठाठ से यूनिवर्सिटी गई। लेखक का व्याख्याता थी, इसलिए वह यूनिवर्सिटी चली गई और न्याय सूत्र पढ़ते देखते और शहर के जीवन के इस अंतर पर विचार करते हुए, न्याय सूत्र को पढ़ते हुए देहात और शहर के जीवन के इस अंतर पर विचार विमर्श करती रही। अपने गिरते हुए स्वास्थ्य तथा परिवार वालों के चिंता निवारण के लिए अलग से भोजन की व्यवस्था करनी पड़ी, क्योंकि वह भक्तिन के बनाए हुए भोजन से असंतुष्ट थी और उसका स्वास्थ्य इसके कारण गिरता जा रहा था और परिवार वालों की चिंता अर्थात समस्या के निवारण के लिए उसने क्या किया, अलग से भोजन की व्यवस्था उसे करनी पड़ी। लेकिन प्रबंध ऐसा हो गया कि उपचार का प्रश्न ही गुम हो गया। अपने गिरते हुए स्वास्थ्य, क्योंकि उसका स्वास्थ्य गिर रहा था, वो खुद भोजन बनाने में असमर्थ थी और परिवार वालों के लिए उसका चिंता होना स्वाभाविक था। यही कारण था कि उसने भक्तिन को सेविका के रूप में रखा। लेकिन स्थिति यह हो गई कि अब उपचार का प्रश्न ही गुम हो गया, यानी ऐसा खाना भक्तिन बनाती थी जो उसके लिए खाना मुश्किल हो गया। इस देहाती वृद्धा ने जीवन की सादगी और सरलता के प्रति मुझे इतना अधिक जागृत कर दिया कि मैं अक्सर अपनी असुविधाएं छिपाने लगी। अब हाल ये हो गया कि इस देहाती वृद्ध स्त्री ने जीवन में जो सादगी होनी चाहिए और सरलता होनी चाहिए उसके प्रति उसे इतना अधिक जागृत बना दिया कि वह अक्सर अपनी असुविधा को छिपाने लगी। यानी अगर उसे भक्तिन का पकाया खाना नहीं भी अच्छा लगता था तो भी वह बताना नहीं चाहती थी, उस बात को छिपा लेना चाहती थी। सुविधाओं की चिंता करना तो दूर की बात है, यानी असुविधा जब छिपाने लगी तो सुविधा की चिंता करना तो दूर की बात है। इसके अलावा भक्तिन का स्वभाव ही कुछ ऐसा बन चुका था कि वह दूसरे को भी अपने मन के अनुसार बना लेना चाहती थी, लेकिन अपने संबंध में किसी प्रकार की बदलाव की कल्पना तक उसके लिए करना संभव नहीं था। इसलिए आज मैं अधिक देहाती हूँ, लेकिन उसे शहर की हवा नहीं लग पाई। यही कारण था कि लेखिका अधिक देहाती होती गई, लेकिन भक्तिन को शहर की हवा भी नहीं लग पाई। मकई का रात में बना दलिया सवेरे मट्ठे के साथ सौंधा लगता है। बाजरे का तिल लगाकर बनाए गए गरम पुए कम अच्छे लगते हैं। ज्वार के भुने हुए भुट्टो के हरे दाने की खिचड़ी काफी स्वादिष्ट होती है और सफेद महुए की लपसी दुनिया भर के हलवे को लजा सकती है आदि मुझे क्रियात्मक रूप में सिखाती रहती, यानी उसको कार्यान्वित रूप में, मतलब कर कर के वो लेखिका को सिखाती रहती थी। यानी मकई के रात में बना हुआ दलिया को सवेरे मट्ठे के साथ लेखिका के सामने परोसती थी और लेखिका अपनी असुविधाएं भूलकर ऐसे भोजन को ग्रहण करती जाती थी। लेकिन यहाँ का रसगुल्ला भक्तिन के पोपले मुंह में प्रवेश करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर सका। यानी देहाती खाने की आदत तो उसने लेखिका को बना दिया, लेकिन शहर के रसगुल्ले को भक्तिन कभी भी अपने पोपले मुंह के अंदर नहीं डाली, यानी कि भक्तिन के पोपले मुंह में प्रवेश करने का स्वभाव शहर का रसगुल्ला प्राप्त नहीं कर सका। मेरे बार बार नाराज होने पर भी उसने एक धुली हुई धोती पहनना नहीं सीखा, लेकिन मेरे सम धोकर सुखाए गए कपड़ों को भी वह तह करने के बहाने सिलवटों से भर देती। उसने मुझे अपनी भाषा की अनेक दंत कथाएं कंठस्थ करा दी, किंतु पुकारने पर भी आय के स्थान पर जी कहने का शिष्टाचार वह नहीं सीख सकी। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि लेखिका को तो वह अपने हिसाब से देहाती बनाती गई, लेकिन शहर की हवा भक्तिन को छू भी नहीं पाई।
इस कहानी के अगले भाग की व्याख्या हम अगले वीडियो में करेंगे।